दोस्तों, होली दिवाली एक पर्व है, लेकिन छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों के लिए उनका महापर्व है। इस त्यौहार को मनाने के लिए अपना सब कुछ काम, सब धंधे छोड़ करके उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग देश के किसी भी कोने में रहें, अपने घर अपने परिवार के पास जरूर आ जाते हैं। सिर्फ देश ही क्यों, अगर विदेशों में भी नौकरी करते हैं तब भी वहाँ से छुट्टी लेकर के अपने देश, अपने गांव और अपने घर इस छठ पूजा में ज़रूर पहुँचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक एसपी साहब जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के एसपी थे, छठ पूजा मनाने के लिए अपने घर आ गए थे। अपने गांव, अपने बिहार के रहने वाले छोटे से गांव में छठ पूजा मनाने के लिए वो पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी माँ छठ पूजा करती थी और उनकी माँ ने इस बार ख़ास तौर से एसपी साहब को कहा था कि इस बार तुम छठ पूजा में ज़रूर आना, क्योंकि ये मेरा आखिरी छठ पूजा है, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ और इस बार छठ पूजा में बैठाना चाहती हूँ, इसलिए इस बार छठ पूजा में तुम्हें ज़रूर आना है। और जब माँ ने बुलाया तो बेटा कैसे नहीं आएगा और उस छठ पूजा में कैसे नहीं आएगा, और यही सोच करके एसपी साहब अपने गांव पहुंच जाते हैं छठ पूजा में। सुबह होता है तो उनके पिताजी कहते हैं, बेटे जाओ और जा कर के फल लेकर के आओ छठ पूजा के लिए। एसपी साहब गांव का जो बाज़ार होता है, जो मार्केट होता है, वहाँ पर छठ पूजा के फल लेने के लिए अपने भतीजे के साथ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो फल की दुकानें लगी होती हैं, फल की दुकानें सजी होती हैं, और वहाँ पर जब एसपी साहब जा कर के अपना फल मांगने लगते हैं और फल तौलवाने लगते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस के 2-3 जवान आते हैं और उस फल वाले से कहते हैं कि पैसे निकालो भाई, क्योंकि कुछ रकम जो उनका डेली का बंधा हुआ होता था उस चीज़ को लेना होता है। और वो पुलिस वाले उस फल वालों से पैसे मांगने लग जाते हैं। वो फल वाला उनसे कहता है, साहब अभी तो सुबह सुबह का ही समय है, अभी कोई बिक्री नहीं हुआ है खास, इसलिए शाम को आ जाइएगा, शाम को आपको पैसे दे दूंगा। पुलिस वाला गुस्सा होने लगता है, उस फल वाले को गाली देने लगता है और उसके ऊपर डंडे उठा लेता है मारने के लिए, और कहता है कि तू पैसे नहीं देगा, अभी मुझे पैसे चाहिए और पूरे पैसे चाहिए। तभी जो वहाँ पर एसपी साहब खड़े होते हैं वो कहते हैं, अरे भाई साहब क्यों तंग कर रहे हो इस फल वाले को, अभी तो सुबह ही हुआ है, अभी इसकी बिक्री भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी और ये बेच लेगा तो आपको पैसे दे देगा, और आप किस चीज़ के पैसे इससे मांग रहे हो, आपका कौन सा पैसा इसके पास रखा हुआ है, कौन सा पैसा आपका बनता है जो इससे पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हो। तभी पुलिस वाला उसकी तरफ देखता है और कहता है, फटीचर की तरह से बात मत कर, पुलिस के काम में अपना दखल अंदाजी मत कर, नहीं तो ये डंडे उठा कर के तेरा सिर फोड़ दूंगा। मुझे अपना काम करने दे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा पैसा मैं मुझे इससे लेना है इसको पता है और मुझे पता है, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी एसपी साहब कहते हैं, क्यों ज़रूरत नहीं है, आप किसी गरीब आदमी को इस तरह से कैसे सता सकते हो, किसी से इस तरह से आप पैसा नहीं ले सकते हो, ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी काम आप करोगे ये अच्छा नहीं है। आप तो पुलिस के आदमी हो, आपका तो काम है लोगों को सुरक्षा देना, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उस चीज़ को, गलत को सही करवाना आपका काम है, लोगों को डांटना, लोगों को डांट डपट करके उनसे सही काम करवाना, और आप खुद ही गलत काम करेंगे तो कैसे चलेगा। एसपी साहब जब ये बातें बताते हैं तो पुलिस वाला और नाराज़ हो जाता है और पुलिस इनके ऊपर चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर ज़्यादा बकवास करोगे तो अभी गाड़ी में बैठा करके ले के चलूँगा और थाने में बंद करके, और इतने डंडे लगाऊंगा कि तुम्हारी सारा भूत उतर जाएगा। एसपी साहब फिर भी कहते हैं, ऐसे कैसे लेकर के जाओगे आप, ऐसे कैसे गाड़ी में बैठा लोगे, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने क्या किया है आपको, मैंने तो सही बात बोला है ना। हर इंसान का जो भी इस देश में रह रहा है सबको अधिकार है अपनी वक्तव्य को रखने का, अपनी बातों को बोलने का, और मैंने सही ही किया है, मैंने कोई आपको गाली तो नहीं दिया है, आप ऐसे कैसे बैठा लोगे। इतना बात जैसे ही एसपी साहब बोलते हैं, वो जो पुलिस वाला होता है और नाराज़ हो जाता है, इनके कॉलर को पकड़ करके और अपनी तरफ खींचने लगता है, और दूसरा जो पुलिस वाला होता है इनके भतीजे को पकड़ करके खींच करके गाड़ी की तरफ ले करके जाने लगता है। भतीजा एसपी साहब की तरफ देखता है और वो सोचता है कि ये तो एसपी हैं, ये क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, इनको कुछ बोलना चाहिए, भतीजा कुछ बोलने वाला ही होता है। तभी एसपी साहब उसको इशारा करते हैं और कहते हैं कि मुंह बंद रखो, कुछ बोलना नहीं तुम। और जो पुलिस वाले होते हैं इन दोनों आदमी को खींच करके गाड़ी में लेकर के चले जाते हैं, गाड़ी में ले जा करके और फिर थाने में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो कहानी होती है इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी इमोशनल कहानी है, एक अजीब तरह की कहानी है
जिसे आप भी अगर जानेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। पुलिस वालों के साथ बाद में क्या होता है, कौन सी घटना घटती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बिहार का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है आरा। आरा के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था अमरनाथ तिवारी। अमरनाथ तिवारी एक छोटे मोटे किसान थे। थोड़ी बहुत उनके पास ज़मीनें थी और उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी थे। बेटा का नाम विनय तिवारी था। बेटा पढ़ने लिखने में बचपन से ही काफ़ी होशियार था। उसका सपना था पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनने का। वो अपने पिताजी से अक्सर कहा करता था, पिताजी मैं पढ़ लिख करके एसपी या कलेक्टर बनना चाहता हूँ। जब ये बातें अपने छोटे से बच्चे की मुंह से जब उसके पिताजी अमरनाथ तिवारी सुनते थे तो उनका दिल गदगद हो जाता था। वो हमेशा खुश रहते थे कि मेरा बेटा बचपन से ही इतने बड़े सपने लेकर के चल रहा था। सिर्फ वो सपने लेकर ही नहीं चल रहा था, उतना मेहनत भी करता था। बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी कुशाग्र था। जब उसके स्कूल के टीचर अमरनाथ तिवारी से कहते थे कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज है, काफ़ी ब्रिलियंट है, इसे खूब अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, ज़रूर आगे चल करके एक बड़ा अधिकारी बनेगा। और जब ये बातें अमरनाथ तिवारी सुनते थे तो उनका दिल गदगद हो जाता था। वो हमेशा खुश रहते थे ये बातें सुन करके और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के ऊपर खूब ध्यान देते थे। धीरे धीरे बच्चा 10वीं क्लास काफ़ी अच्छे नंबरों से पास करता है। उसके बाद 12वीं भी 90% से ज़्यादा मार्क्स के साथ वो उत्तीर्ण करता है। उसके पिता काफ़ी खुश हो जाते हैं। ग्रेजुएशन वहीं के एक कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद वो अपने पिताजी से एक दिन कहता है, पिताजी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली चला जाऊँ और दिल्ली में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा करके और यूपीएससी की तैयारी जी जान से करूँ। उसके पिता अमरनाथ तिवारी कहते हैं, बेटा दिल्ली में तुम कोचिंग करोगे, वहाँ पर तो पैसे काफ़ी लगेंगे और उतने पैसे तो मेरे पास हैं नहीं, मैं कैसे तुम्हारे पैसे का बंदोबस्त कर पाऊँगा। अमरनाथ तिवारी काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बेटे को कहते हैं, ठीक है तुम जाओ और तुम तैयारी करो, पैसे रुपए का मैं बंदोबस्त करता हूँ। और इधर उधर से लोगों से ले करके पैसे का बंदोबस्त करके और अपने बेटे विनय को दे देते हैं। विनय चला जाता है और वहाँ पर दिल्ली में जा करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है और यूपीएससी की तैयारी जी जान से करने लग जाता है। 1 साल तक तैयारी करने के बाद जब वो एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो पाता है। अगले साल फिर जी जान लगा करके तैयारी करता है और उसके पिताजी फिर से किसी से इधर उधर से ले करके खेती बाड़ी से पैसा इकट्ठा करके और उसके कोचिंग का फीस भर देते हैं और फिर अगले साल भी वो जी जान से तैयारी करता है। अगले साल भी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसके पिताजी अमरनाथ तिवारी काफ़ी दुखी हो जाते हैं और एक दिन अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुम जानते हो अपने घर की पृष्ठभूमि, अपने माता पिता की सारी चीज़ें तुम्हें पता है। हमारे पास पैसे की काफ़ी कमी है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, उससे सिर्फ खाने पीने का काम चल पाता है और मैं किसी न किसी से पैसे ले करके और तुम्हारी कोचिंग का मैं फ़ीस भर रहा हूँ 2 साल से और तुमसे निकल नहीं पा रहा है। तो अच्छा ऐसा करो कि तुम अब घर आ जाओ और घर से ही अगर तुम्हें तैयारी करना होगा तो करना, क्योंकि मैं अब तुम्हारी कोचिंग का फ़ीस नहीं भर पाऊँगा। विनय जब अपने पिता की ये बातें सुनता है तो काफ़ी दुखी हो जाता है। ये बातें सही भी थी। विनय भी सोचता है कि हाँ पिताजी कैसे इतना बंदोबस्त कर पाएंगे और वो घर आ जाता है। घर आकर के थोड़े दिन तैयारी करता है, लेकिन उसकी तैयारी घर पे अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। वो जो उसके सपने थे उसके धूमिल होते हुए नज़र आ रहे थे। वो जो बचपन से सोच करके बैठा हुआ था वो चीज़ें उससे दूर होती हुई नज़र आ रही थी। फिर एक दिन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी यहाँ पर मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा और मैं जब तक यूपीएससी क्रैक नहीं करूँगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूँगा। आप पैसे मत दीजिए, बेशक मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ जा कर के मैं छोटा मोटा जो भी काम होगा वो काम करके और मैं अपने यूपीएससी की तैयारी करूँगा, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। जब उसके पिताजी अमरनाथ तिवारी ये सुनते हैं तो कहते हैं, बेटा तुम्हें मेहनत करना है तो तुम जाओ, कोशिश करो, लेकिन पैसे की आशा मुझसे नहीं करना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। जिसका पैसे मैंने अभी तक 2 बार लेकर के तुम्हें दिया है वो भी पैसे अभी तक भर नहीं पाया हूँ। इसलिए बेटा अपने बाप की इस मजबूरी को अपने दिमाग में हमेशा रखना। और ये चीज़ें कहने के बाद उनकी आंखों से 1-2 बूंदे आंसू बह जाते हैं, क्योंकि अपने बेटे की वो मदद नहीं कर पा रहे थे। अमरनाथ अपने पिताजी को इस तरह से आंसू बहाते हुए जब विनय देखता है तो दुखी हो जाता है। कहता है, पिताजी आप अपने आंखों से आंसू मत बहाइए, मुझे पता है कि आप दुखी हो रहे हैं क्योंकि आप मेरे लिए पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ आप आज्ञा दीजिए कि मैं जा कर के फिर से तैयारी करूँ।
अमरनाथ तिवारी कहते हैं ठीक है बेटा, तुम जाओ और तैयारी करो। विनय चला जाता है और फिर से दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपना काम ढूंढने लग जाता है कि कोई काम मिले, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करूंगा। तभी उसे वहाँ की एक नई लाइब्रेरी खुली होती है और उस लाइब्रेरी में एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। वो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ। जो लाइब्रेरी का मालिक होता है कहता है भाई तुम अगर जॉब यहाँ करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा और सुबह से शाम तक इतने घंटे तुम्हें रहना पड़ेगा, देखभाल इसका करना पड़ेगा, सारी चीज़ें ये करना पड़ेगा और तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा। विनय तैयार हो जाता है कि चलो कुछ तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और वो उनसे मालिक से कहता है कि ठीक है, आप जितना पैसा देंगे मुझे मंजूर है और मैं सारा काम करूँगा। उस लाइब्रेरी में काम करने लग जाता है। उसके बाद कुछ आसपास के कुछ लड़कों को, जो 10वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं बगल की कॉलोनियों में, वहाँ पर जाकर के उनको कोचिंग वगैरह पढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ पैसे उसके पास ऐसे आने लग जाते हैं। अब वो जहाँ कोचिंग पढ़ा रहा होता है उस मालिकों से कहता है कि मुझे अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस दे देंगे तो जिससे मैं अपना कोचिंग भी ज्वाइन कर लूँगा और मैं आपके बच्चों को पढ़ाता रहूँगा। जो कुछ लोग होते हैं वो इसकी बातों के ऊपर तरस खा लेते हैं और सोचते हैं कि बेटा पढ़ना चाहता है, लड़का पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता है, इसके पास पैसे नहीं हैं। तो जो कुछ लोग होते हैं उसको और एडवांस पैसे भी दे देते हैं और इस तरह से उसके पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं कोचिंग का, और सारे पैसे को मिला करके वो कोचिंग में दे करके अपना फिर से कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। बच्चों को पढ़ाता भी रहता है, लाइब्रेरी में भी देखभाल करता रहता है और अपना खुद से पढ़ाई भी करता रहता है। कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, वहाँ भी तैयारी करने लगता है। अब रात दिन मेहनत करने लग जाता है। इतना मेहनत करता है कि अंततः इस साल जब वो एग्ज़ाम देता है तो फाइनली वो सेलेक्ट हो जाता है और उसे आईपीएस कैडर मिल जाता है और वो एक एसपी बन जाता है। ट्रेनिंग करने के लिए जाता है और ट्रेनिंग करके वापस आता है। घर वालों को जब ये पता चलता है, जब उसके पिता खासतौर से अमरनाथ तिवारी को ये पता चलता है कि उनका बेटा इस बार आईपीएस बन चुका है, अब एसपी बन जाएगा थोड़े ही दिनों में ट्रेनिंग करने के बाद, तो अमरनाथ तिवारी काफ़ी खुश होते हैं। उनकी माँ काफ़ी खुश होती है, घर परिवार के लोग काफ़ी खुश होते हैं। गांव में मिठाइयाँ बंटवाई जाती है और गांव के लोग जब ये बातें जानते हैं तो गांव के लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारे गांव का एक लड़का अब एसपी बन गया है। जो यहीं गांव पे रहता था, अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करवाता था और इसी गांव से निकल करके आज वो एसपी बन गया है। ये सुन करके गाँव वाले भी काफ़ी खुश होते हैं। कुछ दुश्मन टाइप के लोग हर गाँव में होते हैं जो ये बातें जान करके दुखी भी हो रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग काफ़ी खुश थे। कुछ दिनों के बाद वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग से पहले आकर के अपने घर अपने माता पिता से मिल करके जाता है और कहता है कि जब मैं ट्रेनिंग करके आऊँगा तब मैं आप लोगों के पास फिर आऊँगा। और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के नोएडा में एसपी के तौर पर हो जाती है। वहाँ के एसपी का पदभार जब वो संभाल लेता है तो अच्छे तरीके से वहाँ पर ड्यूटी करने लग जाता है। वहाँ के लोग, जो नोएडा के रहने वाले लोग, ताज्जुब करने लग जाते हैं कि ऐसा एसपी तो आज तक यहाँ पर आया ही नहीं था। इतना ईमानदार, इतना कर्तव्यनिष्ठ आदमी तो देखा ही नहीं था उन लोगों ने। हमेशा हर जगह उसके बारे में चर्चाएं होने लगती हैं। लोग जो एसपी के पास जाने से डरते थे, अब वो एसपी के कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी बात लेकर के कभी भी उस एसपी साहब के पास लोग पहुंच जाते थे और एसपी साहब हर चीज़ का निदान करते थे। हमेशा उसके पिताजी अमरनाथ तिवारी ने उनको यही सिखाया था कि बेटा छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला करके चलना। किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना। हर व्यक्ति इंसान है, हर व्यक्ति के रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, इसलिए हर व्यक्ति की हमेशा इज्जत करना, किसी की तौहीनी नहीं करना और हमेशा ईमानदार बने रहना। और यही चीज़ें लेकर के उनका बेटा विनय जब एसपी बनने के बाद यही चीज़ें अपने कंधे पर लेकर के अपने पिता की कही हुई बातों को लेकर के चल रहा था और उस ज़िले में काफ़ी नाम रोशन कर रहा था। हर व्यक्ति यही कहने के लिए तैयार था कि इसके माता पिता कितने नेक विचारों के होंगे कि ऐसा बेटा पैदा उन्होंने किया है। इस तरह से चारों तरफ हर जगह हर ज़िले में उनका नाम होने लग जाता है कि अगर एसपी हो तो ऐसा ईमानदार एसपी हो। समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद जो उसके पिताजी होते हैं अमरनाथ तिवारी, विनय से कहते हैं बेटा अब समय आ गया है शादी विवाह करने का, अब क्या विचार है तुम्हारा, कब शादी विवाह करना है। तो विनय कहता है पिताजी और थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़ा मुझे अच्छे तरीके से लोगों के बीच में अपनी जो पैठ है वो बना लेने दीजिए, लोगों को अपनी ईमानदारी दिखा लेने दीजिए, मुझे थोड़ा काम कर लेने दीजिए, शादी तो करेंगे ही। और इस तरह से समय धीरे धीरे बीतने लगता है। तभी एक दिन दीपावली का त्यौहार बीत जाता है और छठ पूजा का त्यौहार आता है। उनकी माँ उनको फ़ोन करती है और कहती है बेटा छठ पूजा आ गया है, अब तू गांव आएगा कि नहीं आएगा।
इस बार छठ पूजा में तुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अब ज़्यादा दिन तक छठ पूजा कर पाऊँ। इतना बड़ा व्रत है जो 3-3 दिन तक ऐसे उपवास रहना पड़ता है, पानी तक भी नहीं पीना पड़ता है, और इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है। और मैंने जिस लिए छठ पूजा किया था उस मुकाम को तो तूने हासिल भी कर लिया, और अब मुझे छठ बैठाना है, और इस बार तू आ जाता तो मैं छठ बैठा लेती। विनय कहता है ठीक है माँ, मैं इस बार छठ पूजा में आऊँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। इस बार छठ पूजा जब मैं आऊँगा गांव पे और काफ़ी धूमधाम से छठ पूजा किया जाएगा, उसके बाद माँ और बाबूजी दोनों आदमी आप लोग मेरे साथ यहीं पर एसपी बंगले में आएंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। अब आप लोगों को गांव पे नहीं छोड़ूंगा। माँ कहती है बेटा हम लोग का दिल वहाँ पर नहीं लगेगा, पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने इस गाँव में काटा है, गाँव वाले लोगों के साथ काटा है, उस बंगले उंगले में हम लोग नहीं रह पाएंगे। तू कहेगा तो तेरे साथ कुछ दिनों तक के लिए चलेंगे, लेकिन फिर हम लोग गाँव में ही रहेंगे। अगर हम गाँव को छोड़ करके चले जाएंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। विनय हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि आपका रिप्लाई आप लोगों का यही होगा। वो अपने पिताजी से भी कहता है, पिताजी भी कहते हैं बेटा हम लोग को रहने दे यहीं पर, तू कुछ भी बन जा, कितना भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग गांव को छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। हमारा खून, हमारा जो रगों रगों में इस गांव की मिट्टी दौड़ रही है, और इस गांव को अगर छोड़ के हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग को गाँव पर ही इसी मिट्टी में रहने दे और यहीं पर हम लोग को काम धंधा करने दे। और इतना जैसे ही कहता है विनय फिर से हंसने लग जाता है, कहता है मुझे पता था आप लोग गांव को छोड़ करके नहीं आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं छठ पूजा में ज़रूर आऊँगा। और फिर उसके बाद 2-3 दिन बीतता है, एसपी विनय अपने गांव पहुंच जाता है, क्योंकि अगले ही दिन छठ पूजा होता है। और जब वो गांव पहुंच जाता है तो उसके पिताजी सुबह कहते हैं बेटे जाओ और जा करके फल वगैरह ले करके और आ जाओ, क्योंकि कल छठ है। विनय अपने भतीजे को लेता है और भतीजे को ले करके और वहाँ के नज़दीक के मार्केट में पहुँच जाता है, फल मंडी में पहुँच जाता है। वहाँ जा कर के फल वगैरह खरीदने लग जाता है। तभी 2-3 पुलिस वाले अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पर पहुँचते हैं, और एक पुलिस वाला अपनी जीप लेकर के वहाँ पहुँचता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो फल वाले थे उनसे पैसे तसीलना शुरू कर देते हैं। पैसा तसीलते उस फल वाले के पास भी आते हैं और उससे पैसे जब मांगते हैं तो फल वाला कहता है साहब अभी तो सुबह ही हुआ है, अभी तो 10-11 ही बज रहे हैं, शाम को आ जाइएगा ना, मैं सारा पैसा आपको इकट्ठा करके शाम को ही दे दूंगा, अभी मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। तभी वो जो पुलिस का एक दीवान था वो डंडे उठाने लगता है, उसको गालियां देने लगता है और कहता है हरामखोर पैसे निकाल दे, चुपचाप ज़्यादा बकवास मत कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह और शाम तुम्हारे पास भागते भागते आएंगे। तुम्हें पता है तुम्हें कितना पैसे देना है, और तुम पैसा अगर नहीं देगा तो तेरा बहुत बुरा हो जाएगा, पैसे निकाल। और जैसे ही वो ये बातें बोलता है, एसपी साहब ये जब सुनते हैं तो काफ़ी दंग रह जाते हैं और कहते हैं कैसे पुलिस वाले लोग हैं, इस तरह से इतनी बेईमानी कर रहे हैं, इतना घूस खा रहे हैं लोग, फल वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यही सोच सोच करके वो उस जो दीवान था, जो हवलदार था, उससे कहते हैं भाई साहब किस चीज़ के आप पैसे मांग रहे हो, इन गरीबों से कौन सा पैसे मांग रहे हो। तभी वो दीवान कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं क्या इससे मांग रहा हूँ ये इसको पता है और मुझे पता है, तुम कौन होते हो इस बीच में दखल अंदाजी देने वाले। तुम अपना काम करो, जिस काम के लिए आए हो, अपना फल लेना है फल लो और चलते बनो यहाँ से। पुलिस के बीच में अगर दखल अंदाजी करोगे तो उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर भी एक्शन ले लूँगा। दोस्तों एसपी साहब फिर कहते हैं कि आप क्या एक्शन लेंगे, मैंने क्या गलत बोला है, आपको गाली दिया है, मैंने क्या चीज़ बोला है, मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि किसी गरीब आदमी को आप तकलीफ़ मत दो, आप पुलिस वाले हो, आप जवान हो, आपका काम है लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, लोगों का कोई अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको समझाना, उसको सुधार करवाना। ऐसा नहीं है कि आप किसी से इस तरीके से पैसे वगैरह मांगेंगे, ये तो गलत है, ये तो नाजायज़ है, और आप जो कर रहे हैं नाजायज़ है, यही तो मैंने बोला है, तो क्या गलत बोला है आपको। और हर व्यक्ति का, जो भी इस हिंदुस्तान का जो भी हिंदुस्तानी है, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकता है, बशर्ते कि किसी के विरुद्ध या किसी कानून के विरुद्ध न बोले। तो मैंने जो बोला है कोई गलत तो नहीं बोला है। जब वो दीवान ये बातें सुनता है तो और गर्म हो जाता है और कहता है कि ज़्यादा बकवास नहीं करना, नहीं तो डंडे डंडे मारूंगा अभी तुमको, सारी जो तुम्हारी जो हेकड़ी है सारी 2 मिनट के अंदर उतर जाएगा। जब एसपी साहब ये बातें सुनते हैं, बगल में एसपी साहब का जो भतीजा है ये सब बातें सुनता है तो बार बार एसपी साहब की तरफ देखता रहता है और कहता है कि ये तो एसपी हैं, एक जो दीवान है उसको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आखिर क्या बात है। वो जो भतीजा होता है वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी एसपी साहब उसके मुंह के ऊपर उंगली रखते हैं और उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम कुछ मत बोलो, तुम बीच में मत पड़ो। और उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि आप इस तरह से ज्यादती नहीं कर सकते, ये गलत है।
तभी वो जो दीवान होता है एक दो पुलिस वालों को बुलाता है और कहता है कि इन दोनों को पकड़ो और जीप में बैठाओ, इसको थाने लेकर के इसकी अच्छे तरीके से जब कुटाई होगी, इसकी मरम्मत होगी, तब इसको पता चलेगा कि पुलिस के काम में दखल अंदाजी देने से क्या होता है। और दोनों पुलिस वाले उस एसपी साहब को और भतीजे को खींच करके और जीप में ले जा करके बैठा देते हैं। भतीजा बार बार उग्र हो रहा था, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन एसपी साहब उसको मना कर दे रहे थे। गाड़ी में बैठा करके उनको थाने में ले जाता है और थाने में जब ले करके जाता है तो वहाँ पर जो दरोगा बैठा होता है वो बोलता है ये किसको लेकर के आ गए, क्या बात है। तो जो दीवान होता है बोलता है ये हम लोग पैसे की वसूली कर रहे थे तो ये बीच में टांग अड़ा रहा था, अपने आप को ज़्यादा नेता बन रहा था, इसलिए इसको लेकर के आ गए हैं। दरोगा कहता है ठीक है, लाकर में डालो इसको और इसकी तोड़ाई करो, तब इसको पता चलेगा कि पुलिस के काम के बीच में दखल अंदाजी देने से क्या होता है। एसपी साहब मुस्कुराते हैं और जो लाकर होता है उस लाकर के अंदर चले जाते हैं। वो दीवान उनको बंद करके आ जाता है और एसपी साहब के पास जो मोबाइल होता है, एसपी साहब अपनी मोबाइल को धीरे से निकालते हैं और वहाँ का जो एसपी होता है, जो आरा के जो एसपी होते हैं, उनको कॉल कर देते हैं। आरा के एसपी को सारी चीज़ें जब बताते हैं और ये जब दीवान उनको बात करते हुए सुनता है तो उनका मोबाइल छीन लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहा है, तुम्हें बात करने का हक है क्या। और उसकी मोबाइल को छीन करके दरोगा को दे देता है। दरोगा अपने पास ले लेता है और कहता है इसका मोबाइल भी नहीं लेना, अब इसको मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है, इसका मोबाइल काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी पैसे वाला है, अपने पास ही रख लो, ये देंगे नहीं। और दरोगा उसको अपने पास रख लेता है। तब तक जो एसपी साहब थे वो आरा के एसपी को फ़ोन कर चुके थे, सारी बातें बता चुके थे और थोड़ा ही समय बीतता है तब तक से आरा के एसपी साहब वहाँ के डीएसपी को और कुछ पुलिस वालों को लेकर के और 2-3 गाड़ियों से उस थाने पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ थाने पर पहुँचते हैं वहाँ पर हड़कंप का माहौल हो जाता है। सारा दरोगा पुलिस सब इधर उधर घूमने लग जाते हैं। सब जैसे ही एसपी साहब वो पहुँचते हैं तो एसपी साहब को दरोगा सलूट मारता है। एसपी साहब कहते हैं हाँ भाई क्या बात है, सब ठीक ठाक है। वो दरोगा कहता है हाँ साहब सब कुछ ठीक है, सब अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तभी एसपी साहब लाकर की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं कि वो किस व्यक्ति को तुमने बंद करके रखा है। तो जो दरोगा होता है कहता है साहब ये ज़्यादा नेता बन रहा था, पुलिस वाले अपनी टीम जो गश्ती कर रही थी वहाँ पर अपने आप को रोब दिखा रहा था, उनको रोक रहा था, उनके साथ मारपीट कर रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा समझाने के लिए हमने लॉकर में बंद करके रखा है। जो एसपी साहब को सारी चीज़ें पता थी, आरा के एसपी साहब तुरंत दरोगा के नज़दीक आते हैं, उसको खींच करके उसके गालों के ऊपर तमाचा जड़ देते हैं। उसका गाल लाल हो जाता है और जैसे ही तमाचा उसके ऊपर उसके गालों पर लगता है वो व्याकुल हो जाता है कि आखिर क्या ऐसी बातें मैंने बोल दिया जो एसपी साहब ने थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद जो आरा के एसपी साहब थे वो सारी चीज़ें बताने लगते हैं कि तुमने जिस व्यक्ति को बंद किया है वो नोएडा के एसपी साहब हैं और उनको तुमने इस तरीके से बंद करके रखा है। तुमने तो हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दिया, हमारे ज़िले की पूरी इज्जत की साख बैठा दिया तुमने। अब तो चारों तरफ ये हल्ला हो जाएगा कि आरा का जो थाना है वो अवैध वसूली करता है और ये चीज़ें तुमने काफ़ी गलत कर दिया है। और इसके बाद 1-2 थप्पड़ और उस दरोगा को जड़ते हैं। जो दीवान था उसको अपने नज़दीक बुलाते हैं और 3-4 थप्पड़ उसको भी जड़ते हैं। जितने भी पुलिस वाले थे उस सारों को एक लाइन में खड़ा करवा करके और डीएसपी से कहते हैं कि इन सारों को कम से कम 10-10 लप्पड़ इनके गाल में इतनी बजाओ कि इनका पूरा गाल लाल हो जाए। डीएसपी साहब और जो सब इंस्पेक्टर वगैरह उनके साथ आए होते हैं सब ताबड़तोड़ सभी पुलिस वालों को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ने लग जाते हैं। वो थाने में थप्पड़ों की गूंज गूंजने लग जाती है। सभी के कान लाल हो जाते हैं, सबकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। तभी एसपी साहब खुद जा कर के उस लॉकअप को खोलते हैं और खोल करके जो नोएडा के एसपी साहब थे विनय साहब उनको बाहर निकालते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं साहब माफ़ कर दीजिए, सॉरी, गलती हो गई है। ऐसे लोग जो हैं कुछ गलत कल्प्रिट्स लोग जो हैं इनके वजह से सबकी जो है धज्जियाँ उड़ जाती हैं और आपसे मेरा यही विनती है कि आप एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। विनय साहब कहते हैं कि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं यही देखना चाह रहा था कि ये लोग क्या क्या करते हैं। जो आरा के एसपी साहब थे वो कहते हैं कि जब ये लोग आपके साथ रफ्तार कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, उसी टाइम आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर दिया। तो एसपी साहब कहते हैं, विनय साहब कहते हैं कि मैं तो देखना चाह रहा था कि इस चीज़ में कौन कौन शामिल है। इस काम में आपका ये पूरा थाना शामिल है और इस पूरे थाने को सस्पेंड करने की ज़रूरत है। आरा के एसपी साहब उस पूरे थाने को सस्पेंड कर देते हैं। थाने के ऊपर जो डीएसपी आया होता है उसको कहते हैं इस थाने के ऊपर एक ताला लगाओ, इस थाने को बंद कर दो, अगले हुक्म तक इस थाने में कोई भी नहीं रहेगा। वो सभी को सस्पेंड करके वहाँ से और भगा देते हैं। सब वहाँ का जो दरोगा
जो सिपाही, जो दीवान है, जो विनय साहब के पैरों पर गिरने लग जाते हैं, कभी उस एसपी साहब के ऊपर पैरों पर, कभी इनके एसपी साहब के ऊपर। आरा के जो एसपी साहब होते हैं कहते हैं कि अगर किसी के पैरों पर गिरना है तो विनय साहब के पैरों पर गिरो, मेरे पैरों पर गिरने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम लोगों ने काम किया है ये माफ़ करने लायक नहीं है, इसलिए तुमको माफ़ भी नहीं किया जा सकता है। विनय साहब कहते हैं कि इनको कुछ दिनों तक के लिए सस्पेंड रखिए और इनको कभी भी इस थाने पर पोस्टिंग मत करिएगा, इनको किसी और दूसरे में ज़िले में यहाँ पर भेजिए। और उसके बाद उनको वहाँ से सस्पेंड करके थोड़े दिनों के बाद दूसरे ज़िले में पोस्टिंग कर दिया जाता है और इस थाने पर नए स्टाफ को पोस्टिंग किया जाता है, और इस तरह से ये सारी कार्रवाई होती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, क्या समझने में आया, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक ईमानदार एसपी साहब ने पूरे थाने को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कहते हैं ना कि जो ईमानदार अधिकारी होता है उसके लिए कभी छुट्टी नहीं होती है। वो एक त्यौहार मनाने के लिए आए थे, अपनी छठ पूजा मनाने के लिए आए थे, और यहाँ पर भी आकर के अपनी वो ड्यूटी निभा करके चले गए और सारे कल्प्रिट्स, सारे गलत लोगों को सस्पेंड करा करके चले गए। जब ये बातें उनके पिताजी को पता चलती है तो पिताजी भी अपने बेटे की ईमानदारी का दाद देते हैं, और अपने जब उनके बेटे विनय घर जाते हैं तो उनके पिताजी उनका पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, बेटा ऐसे ही ड्यूटी आजीवन करते रहना, किसी से कभी भी घूस नहीं लेना, हमेशा अपनी ईमानदारी के ऊपर चलते रहना। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक ईमानदारी की सीख मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।